हेलो तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आपका हमारे चैनल है 100 to Z एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम फिजिक्स के अंदर हमने कितने चैप्टर कर लिए। पहला यांत्रिकी कंप्लीट कर लिया, दूसरा हीट एंड टेम्परेचर चल रहा था। तो चलिए अपने उस चैप्टर को देख लेते हैं और जान लेते हैं कहाँ तक हमने किया था, और उसके आगे देख लेते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबी न करते हुए शुरुआत। देखो, हमने आपको तीन चीज़ें बताई थी एक्सपेंशन के अंदर, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा क्या थे, देखो। अल्फा जो था हमारा लीनियर एक्सपेंशन था। लीनियर एक्सपेंशन बोले तो नियन की लंबाई में कितनी वृद्धि होती है, ठीक है। ये था हमारा अल्फा एक्सपेंशन। अच्छा, बीटा एक्सपेंशन था जो हमारा एरिया में कितनी वृद्धि होती है, ये बीटा एक्सपेंशन से हम डिनोट करते थे। जो हमारे पास गामा एक्सपेंशन था ये हमें दिखाता था वॉल्यूम के अंदर कितनी वृद्धि होती है, ठीक है। ये था। अच्छा, इनके अंदर एक रेशियो रेशियो भी होता है। क्या रेशियो होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा बराबर होता है 1:2:3। अच्छा, इनको यूजेबल कैसे लेते, जैसे देखो हमने आपको तापमान को चेंज करने का फॉर्मूला बताया था। C/100 = F-32/180 K-273 जो है 100, ये फॉर्मूला बताया था। एक र्यूमर का भी था, बटे में 80 आ जाएगा, R/80। इसमें जैसे उसको पिकअप करते थे ऐसे इसको पिकअप करेंगे। देखो, अब मान लेते हैं हमें अल्फा रेशियो बेटा बीटा अगर हम लेके चलते तो ये हो जाता 1:2। तो यानी कि अल्फा रेशियो बीटा बराबर 1/2। तो हमें ये तो पता चल रहा है यानी कि अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू कितनी है, 2। देखो, अब बात को समझते हैं। अगर बीटा की वैल्यू पूछ ले तो बीटा की वैल्यू 2 अल्फा के बराबर होती है, ये आपको डिनोट करके रखना है। और गामा की वैल्यू जो होती है 3 अल्फा के बराबर होती है। अच्छा, इसकी एक वैल्यू और बनती है, क्या बनती है, देखो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ये चीज़ और ये वाली चीज़, यानी कि अल्फा बटे 1 रेशियो बीटा बटे 2 रेशियो गामा बटे 3, ये बराबर है। तो यानी कि आप इस वाली चीज को भी याद रखना और इस वाली चीज को भी याद रखना। तो चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या होता है। देखो, जल का असामान्य प्रसार, ठीक है। ये क्या होता है जल का असामान्य, मैंने देखो जहां आपको एक्सपेंशन बताना शुरू किया था मैंने वहाँ आपको बताया था हम जब जल के बारे में बात करेंगे तो इसके दो टेम्परेचर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और शायद पिछली वीडियो में भी हमने थोड़ा सा इसका जिक्र आपके सामने किया था। देखो, प्राय सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, लेकिन लेकिन कुछ द्रव ऐसे हैं जैसे अल्कोहल और आपका जल हो गया, परंतु जल जो है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर आयतन में घटता है, ठीक है। और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद बढ़ना आरंभ करता है, ठीक। आगे देख लेते हैं, इसे ही जल का असामान्य प्रसार कहते हैं। असामान्य, भाई एक बात मुझे बताओ आप, अगर कोई चीज प्रॉपरली काम कर रही है तो उसको असामान्य थोड़ी कहेंगे, उसको तो नॉर्मल कह सकते कि नॉर्मल काम कर रही। अब पहले वो घटी फिर बढ़ी तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सामान्य स्थिति में ही नहीं है। या तो भाई घट के ही चलती परमानेंटली या फिर बढ़ के ही चलती। अब ये तो पहले घटता है फिर बढ़ता है, तो ये असामान्य प्रसार कहलाता है जल का। अच्छा, चूंकि जल के 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर बढ़ना शुरू करता है, इसका अर्थ हुआ कि यह जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। स्पेशली याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, जल का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, ठीक है। अच्छा, देखो इसके कुछ उदाहरण भी मिलते हैं हमें भाई। अब हम कैसे मान ले कि जल जो है एक्सपेंड होता है कि नहीं है।
जमने पर जैसे ही जल जमना शुरू करता है वो वॉल्यूम में वृद्धि करता है या नहीं, इसके कुछ उदाहरण भी देखने के लिए मिलते हैं हमें ओरिजिनल लाइफ में। आपने देखा होगा, सबसे पहली बात आप क्या करते हो, देखो मैंने आपको बताया भी था, जब आप किसी कटोरे में फ्रीजर में बर्फ रखते हो तो उसको पानी आप लेवल तक करके रखो, जब बर्फ जमेगी तो आप पाओगे कि उसमें बर्फ बाहर की ओर ऐसे लटकी हुई मिलेगी। ये क्या है, यानी कि पानी जो एक्स्ट्रा था वो जो है नीचे की ओर बहा, जिस वजह से जो है उसकी कन्नियों पर भी आइस जम करके तैयार हो गई। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया भाई। इसके कुछ और उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं, देखो ठंडे देशों में तालाबों के जम जाने पर उनमें मछलियां जीवित रहती हैं। कैसे, क्योंकि देखो ये ऊष्मा के संचरण पर डिपेंड करता है। ऊष्मा संचरण तीन तरीके से कर सकती है, चालन, संवहन और विकिरण द्वारा। अब ऊष्मा जो है, जो ऊष्मा है वो ठंडी है भाई, उसका टेम्परेचर लो है, इसी कारण से वो जो लेयर है, ऊपरी लेयर लिक्विड की, जल की ठंडे प्रदेशों में, उसको तो आइस बना देती है, लेकिन नीचे नीचे का जो ये है ये तो लिक्विड ही रह जाता है। और इसी लिक्विड का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इस वाले पानी का जो आइस बनी हुई है इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि ये बर्फ बन चुका है। ठीक है, और जिस कारण से इस 4 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान पर मछलियां जो है तालाबों के अंदर जिंदा तैरती हुई रहती हैं। ठीक है, अच्छा देखो अगला, जाड़ों की रातों में पानी के पाइप फट जाते हैं, आपने देखा हो, क्यों क्यों फट जाते हैं वे भाई, क्यों फट जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है देखो, ये जो है जाड़ों की, अभी मैंने आपको बताया जब पानी जो है क्या बनता है, बर्फ बनता है, यानी कि जब वाटर से आइस बनती है तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है कि नहीं, वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जब वॉल्यूम में वृद्धि होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, अब फॉर एग्जांपल मान लिया पाइप का वॉल्यूम इतना है, 1 सेंटीमीटर जगह 1 सेंटीमीटर में बिल्कुल जो है 1 सेंटीमीटर की जो एरिया है, वॉल्यूम है, उसके अंदर फुल्ली जो है कवर है, वो उसके अंदर जो है कुछ भी घुसने की जगह नहीं है, यानी कि कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है, अब मान लिया स्टेज जो इसके अंदर घुसा हुआ है पानी, उसका टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया धीरे धीरे रात्रि में। अब धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया तो जाहिर सी बात है ये एक स्थिति ऐसी आएगी जो 0 डिग्री सेल्सियस के पास भी ले जाएगी इसे। और हमने आपको बताया है जब 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमता है, फ्रीज होता है, तो ये आयतन में क्या करता है, अपने वॉल्यूम को एक्सपेंड करता है, यानी कि बढ़ाता है। अब पानी पाइप में तो जगह है, स्पेस है ही नहीं, स्पेस है ही नहीं, जब स्पेस नहीं है तो ये तो पावर लगाएगा, उसके जो जो हमारे ये पाइप है इसके किनारों पर फोर्स लगाएगा अंदर से बाहर की ओर, जिस वजह से जो है रातों में, जाड़ों में जो जाड़ों की रातें होती है उसके अंदर पानी के पाइप फट जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखो ठंडे प्रदेशों में नदियों की ऊपरी सतह जम जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये वैसे इसका जो एग्जाम्पल था ये पीडीएफ में थोड़े मिस्टेक लगा रखी है इन्होंने, ये दो एग्जाम्पल ये ऊष्मा संचरण के होने वाले हैं। ये जो है जाडो में पाइप फट जाती है, ये असामान्य प्रसार को दिखाता है। ठीक है, आप इन्हें या तो सही कर लीजिएगा वरना हम पीडीएफ में कह के सही करा देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। देखो ऊष्मा का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, आपने देखा वो ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहले ट्रांसमिशन को समझते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना ही क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन कहलाता है। यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन कहलाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे हमने आपको क्या पढ़ाया था, दूरी पढ़ाया था, दूरी की तरीके से समझ सकते हो या विस्थापन की तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, ऊष्मा संचरण बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे दूरी या जो है विस्थापन होता है। ठीक है, देखो ऊष्मा को बस उसमें क्या चला रहे थे हम, कोई भी द्रव्यमान
जिसके अंदर द्रव्यमान निहित था वो वस्तु ले रहे थे। यहाँ ऊष्मा चलेगी, क्या चलेगी, यहाँ चलेगी ऊष्मा। चलिए आगे देखते हैं। देखो ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को ही ऊष्मा संचरण कहते हैं। अब ऊष्मा संचरण जो हीट जो है ट्रांसमिशन हो गया, इसकी 3 मेथड है। कौन कौन से मेथड है, देखो इसकी 3 विधियां, चालन, संवहन और विकिरण। अब समझ लेते हैं। देखो चालन क्या होता है, संवहन क्या होता है और विकिरण क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अपने चालन को देखते हैं। देखो चालन क्या होता है, चालन यानी कि कंडक्शन, ठीक है। अब चालन, चालन नाम से ही पता चल रहा है चल रही है कोई चीज, क्या कर रही है, चल रही है। देखो बस इस चलने में और ह्यूमन के चलने में थोड़ा सा ही अंतर है। अब उस अंतर को समझते क्या होता है। देखो चालन, जब बिना स्थान परिवर्तन किए हुए पदार्थ के तप्त कण अपनी ऊष्मा अपने बगल वाले कणों को देते तो वस्तु पूरी गर्म हो जाती। कैसे, कैसे भाई, देखो आप जानते हो जब हम आपको न्यूक्लियर थ्योरी पढ़ाएंगे केमिस्ट्री के अंदर, तो आपको वहाँ पता चलेगा प्रत्येक पदार्थ, चाहे वो उसमें सजीव हो चाहे निर्जीव हो, साइंस मानता है प्रत्येक पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बना है। ऐसे जो है परमाणु कई हजारों करोड़ों की संख्या में जो है इनके पास पास है, ऐसे जुड़े हुए हैं बॉन्डों से, ठीक है। अब इन बॉन्ड, एक बात मुझे बताओ, अब हम इसमें क्या करते हैं। देखो मैंने बताया था इंसान के चलने में और चालन में थोड़ा सा अंतर है, ऊष्मा के चालन में और इंसान के चलने में। अब इंसान चलता है तो क्या करता है, अपना जो है अपना प्रारंभिक स्थान को छोड़ के नए स्थान पर पहुंचता है कि नहीं। इसमें बस यही अंतर है, चालन के अंदर कण अपना स्थान नहीं छोड़ते, ये जहां हैं वहीं के वहीं रहते हैं और अपनी हीट को ट्रांसमिट कर देते कि भाई तू ले ले, अब तू ले ले, ये अपना स्थान नहीं छोड़ते। बात समझ में आ गई। देखो तो ऊष्मा संचरण की इस विधि को चालन कहते हैं ठोस पदार्थ में। अब एक बात बताओ भाई, लिक्विड में थोड़े हो जाएगा, क्योंकि आपने लिक्विड को ऊष्मा हीट करना शुरू किया। अब लिक्विड की कहानी समझ लेते हैं थोड़ी सी। देखो ये टप है, यहाँ बर्नर जो है लगा हुआ है और ये जो है इसको लो हीट कर रही है। अब इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, तो वाटर बॉईल हो रहा है, ऐसे वाटर बॉईल हो रहा है और इसमें से भाप जो है बाहर को रेडिएट हो रही है। एक बात अब मुझे बताओ, आप एक बात बताओ, ये जो है वेपर जो है बाहर की ओर प्रवाहित हो रही। एक बात आप मुझे बताओ, आप क्या क्या जो है, अब जैसे जैसे मान लिया कोई कण यहाँ पर था, इसकी तली पर पॉइंट पर था, उसने ऊष्मा ली और वो कहाँ जाएगा भाप बनने के लिए, पॉइंट इसके जो सरफेस एरिया है उस पर आएगा। अब जब सरफेस एरिया आएगा तो वहाँ से कुछ जो है उसका टूट के जो है ये बाहर निकल जाएगा, जल के अणुओं से टूट कर जो है बाहर निकल जाएगा। तो एक बात मुझे बताओ, इसने तो अपना प्रारंभिक स्थान छोड़ दिया, बिल्कुल ह्यूमन वाली गति पे आ गया जल तो, और हम कह रहे हैं तो चालन के अंदर तो कण अपना स्थान छोड़ते ही नहीं, तो जाहिर सी बात है चालन द्रवों में तो होता नहीं, हमें ये तो पता चल गया। अच्छा दूसरी चीज और देख लेते हैं, गैस को भी चेक कर लेते हैं। एक बात मुझे बताओ, देखो एलपीजी सिलेंडर सभी के लगभग घरों में आता है, उसके अंदर क्या होता है, ऐसे जो है पाइप के माध्यम से एक जो है बर्नर जुड़ा हुआ होता है, वहाँ हीट चलती हुई रहती है। आप जब जलाते हो तो उसके अंदर क्या हो रहा है, देखो अब मान लिया कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर था, कोई अणु यहाँ पर था, तो वो अणु पाइप के माध्यम से होकर इस बर्नर तक गया, तभी तो वो जलेगा। तो देखो भाई हीट कब प्रोड्यूस करी उसने, पहले यहाँ से चल के गया, या आप इसको हीट दे रहे हो, हीट देने के बाद वो जल रही है गैस, वो जलने के बाद ऐसे रेडिएशन में बदल के निकल जा रहा है, निकलता है कि नहीं भाई, रेडिएशन में बदल के निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से वो बदलना शुरू हुआ, यहाँ तक संपूर्ण बदल के बाहर हो गया। तो ये कुछ ना कुछ गति तो उसने की, तो यानी कि ये भी अपनी प्रारंभिक स्थिति में जो परिवर्तन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये भी चालन के अंदर
नहीं आएगा। तो चालन के अंदर क्या आएगा? अब हमने बात कर ली, लिक्विड भी हो गया जी, गैस भी हो गया। अब एक ही चीज बची, ठोस। ठोसों को और चेक करते हैं। अगर ठोसों के अंदर ऐसा होता है तो ठोस चालन की स्थिति में आते हैं। एक बात मुझे बताओ, आपने कोई स्टील की रोड ली और उसको हीट करना शुरू कर दिया, क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा होगा भाई? वो तो लिक्विड था क्योंकि उसके अंदर अणु चल रहे थे। क्या ऐसा होगा, आपने इनके से हीट करना शुरू किया, करते 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 ये जो है इधर से चल के सारे अणु इस पॉइंट पर इकट्ठे हो गए। ये जो है, मान लीजिए इसकी लेंथ पहले 5 मीटर थी और करते 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 2 ही मीटर रह गई। क्या ऐसा होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो है, ये अणु आपस में एक ही जगह रह के हीट को ट्रांसमिट करते रहते हैं। अब हमें तो ये पता चल गया जी कि इसके अंदर जो है हीट ट्रांसमिट होती है, वो भी एक जगह रुक के। एक जगह रुकने के कारण हम कह सकते हैं कि जी ये चालन के अंदर आता है। यानी कि ठोसों, चालन किसके अंदर होगा? ठोसों के, ना द्रव के ना ही गैस के। ये तो आपको पता चल गया। चलिए आगे देख लेते हैं। देखो, ठोस पदार्थों के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, इसलिए ठोसों में ऊष्मा संचरण के लिए इस पद्धति को, ये जो पद्धति है, ये पद्धति अपनाई जाती है। ये पता चल गया आपको? ठीक है भाई, स्वतंत्र नहीं होती क्योंकि इसका बॉन्ड हाई है, वे बॉन्ड द्वारा बढ़िया जो है बंधे हुए हैं। ठीक है, ठोसों की अपेक्षा जबकि लिक्विड्स में कम कम मजबूती वाला बॉन्ड है, और सबसे कम मजबूती वाला जो बॉन्ड किसके अंदर है? गैसों के अंदर है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखो, द्रवों व गैसों में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा बहुत कम होता है। भाई चालन द्वारा बहुत कम होगा क्योंकि चालन, चालन क्या कहता है? चालन तो ये कहता है कि द्रव जो जो कण है वे अपनी स्थिति को छोड़ ही नहीं रहे। लेकिन लेकिन चालन कहता है अपनी स्थिति को छोड़ नहीं रहे, लेकिन द्रवों में और गैसों में, दोनों में क्या होता है? कण अपनी प्रारंभिक स्थिति को छोड़ता है। तो इसीलिए इनमें बहुत कम होता है, बहुत कम। क्योंकि कुछ पदार्थ होते हैं जिनके अंदर जो है ये हो जाता है। ठीक है, चलिए देखो, ठोसों तथा पारे में ऊष्मा का संचरण केवल चालन द्वारा होता है। देखो अभी देखो, मैंने बताया था बहुत कम पदार्थ होते हैं। अब जो पारा है, सामान्य ताप पर एक ऐसी धातु जो सामान्य ताप पर, सामान्य ताप यानी कि कमरे का रूम टेम्परेचर जो 25 से 30 डिग्री के मध्य होता है, एवरेज या ओवरऑल एवरेज हम 27 डिग्री सेल्सियस लेकर के चलते हैं। देखो, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। यानी कि अभी देखो एनटीपीसी के वो सॉरी 2018 वाले जो ग्रुप डी वाली परीक्षा हुई थी उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होती है? तो वो पारा ही होती है। कौन सी होती है? पारा। धातु की बात करी, अधातु की नहीं। अगर अधातु की करता तो कौन सी होती? ब्रोमीन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखो, आपको ये तो पता चल गया चालन ठोसों में होता है। आगे देख लेते हैं, पदार्थ में चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है? थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। आपने ऊष्मा का चालकता कहलाती है। अब ऊष्मा ऊष्मा संचरण हो रही है तो चालकता होगी। देखो, ऊष्मा चालकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। कैसे? आपने देखा होगा। देखो, एक बात मुझे बताओ, एक लकड़ी है और एक लोहा, आपने दोनों को गर्म करना शुरू कर दिया, गर्म करना शुरू कर दिया। जल्दी बताओ कौन सा गर्म होगा? यानी कि एक तो वुड है, दूसरी क्या है? फेरस है, फेरस लोहा। जल्दी कौन सा गर्म होगा? कमेंट करके मुझे अभी बताओ फटाफट। देखो, आप जानते हो फेरस जल्दी गर्म हो जाएगा। क्यों? लकड़ी की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि ये ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है, ये ऊष्मा का अच्छा चालक है। इसके जो है एक जगह बॉन्ड रह के, वो एक जगह रहते हुए भी कण जो है ऊष्मा को ट्रांसफर करते रहते हैं। ठीक है, देखो, जिन पदार्थों में ऊष्मा का चालन जितना अधिक होगा उनकी ऊष्मा चालकता उतनी ही अधिक होगी। बात समझ में आ गई? फेरस की ऊष्मा चालकता सर्वाधिक होती है।
ठीक है। अब ऊष्मा चालकता के आधार पर ही हमने पदार्थों को 3 प्रकार में बांट दिया, चालक, कुचालक और ऊष्मारोधी। भाई ऊष्मा के आधार पर बांटा है, न कि विद्युत के आधार पर नहीं बांटा, ऊष्मा के आधार पर। ठीक है। कभी आप यहाँ चालक को देख के, चालक और कुचालक को देख के जो है विद्युत के आधार पर लगाने लगो, विद्युत के आधार पर तो चालक, कुचालक और अर्धचालक हो जाएंगे। ठीक है। ऊष्मा के आधार पर बांट रहे हैं खाली ऊष्मा, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही कंफ्यूज करने वाले होते हैं। ठीक है। चलिए देखो 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। देखो पहला होता है चालक यानी कि कंडक्टर। अब देखो अब हम जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा का चालन सरलता से हो जाता है उन्हें चालक कहते हैं। कैसे? एक बात मुझे बताओ, सभी धातु, धातु देखो धातुओं के अंदर क्या होता है, ऊष्मा बड़ी आराम से, आपने जो है एक साइड मान लेते हैं ये लोह छड़ है और इस साइड आपने इसको हीट किया यहाँ पे, और उसमें धीरे 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 पूरा लोहा जो है गर्मी आ जाएगी उसके अंदर। तो ये क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, चालन हो रहा है, तभी तो वो जो है गर्म हो रही है। ऐसे ही अम्लीय द्रव जल होते हैं, जो अम्लीय जल होते हैं ना उनके अंदर भी जो है चालक होते हैं, वे ऊष्मा के जो है किसी ना किसी तरीके से गर्म हो जाते हैं। अब यहाँ ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है, किसी न किसी तरीके से गर्म हो जाते हैं। चलिए आगे देख लेते। देखो मानव शरीर, अब मानव शरीर भी ऐसे ही है, आप इसको हीट देते रह जाओ तो इसके अंदर जो है हीट ट्रांसफर होती रहेगी अपने आप। ठीक है। आदि ऊष्मा के अच्छे क्या है, चालक हैं। ठीक है। अच्छा कुचालक की बात कर लेते हैं। जो चालन की बात हुई थी ना, चालन के चालन, जो चालन है, चालन के आधार पर जो ऊष्मा चालकता है, भाई सबसे पहले चालन बताया हमने आपको, उसके आधार पर उसकी चालकता बताई, चालकता क्या होती है। अब चालकता के आधार पर जो है हम 3 उसमें बांट रहे हैं, किसी भी चीज़ को 3 तरीके की होती है, एक चालक होती है, एक कुचालक होती है, और तीसरी जो होती है ऊष्मारोधी होती है, जिनके अंदर होता ही नहीं कुछ भी। ठीक है। देखो कुचालक को देख ले, जिन पदार्थों में ऊष्मा का चालन सरलता से नहीं होता, भाई सरलता से नहीं होता लेकिन कुछ समय पश्चात, कुछ देरी के बाद उसमें होने लग जाता है या बहुत कम होता है। कैसे? उन्हें कुचालक, जैसे लकड़ी। अब देखो लकड़ी को आप गर्म करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, एक टेम्परेचर ऐसा आता है उस पूरी लकड़ी में हीट आ जाती है। ठीक है। कांच, कांच भी ऐसा ही है, एकदम से हीट नहीं होता, ये कुछ समय पश्चात होता है। जैसे वायु, वायु भी एकदम से हीट नहीं होती। गैस, सिलिका, कपड़ा, ऊन, रबड़ आदि ऊष्मा के कुचालक पदार्थ है। तो कुचालक की बात समझ में आई, कुचालक क्या होता है। देखो आगे बात जो आ जाती है ऊष्मारोधी। ऊष्मारोधी नाम से कुछ पता चल रहा है, रोधी, रोधी का मतलब है विरोध कर रहा है किसी चीज का, ना भाई बिल्कुल नहीं, जबान का पक्का है, सत्यवादी हरिश्चंद्र कहते हैं ना जिसको, प्राण जाए प्रवचन न जाए, वो है। देखो ऊष्मारोधी, थर्मल इंसुलेटर, ये क्या होता है। देखो जिन पदार्थों में ऊष्मा का चालन बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे आप उनको कितना ही गर्म कर लो, कितना ही जो है ताप लो, कितना ही जो है कुछ भी कर लो उनके साथ, उसमें ऊष्मा का चालन होने वाला नहीं, उन्हें ऊष्मारोधी पदार्थ कहते हैं, जैसे एबेनाइट, एस्बेस्टस इत्यादि। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।